नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री और आज के शो में बात करेंगे चीनी की, क्योंकि चीनी एक्सपोर्ट पर अब नीति बदल सकती है। कंसीडरिंग प्राइसेस काफी मजबूती से बढ़े हैं और कुछ राज्यों में दाम 70 रुपए प्रति किलो के पार निकले हैं। बात करेंगे इस पर, समझेंगे पूरी खबर को भी, साथ ही चर्चा करेंगे चावल की। 1.5 साल की ऊंचाई पर चावल के प्राइसेस आए हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं इस तेजी को, इस सब पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद रहेंगे इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट देव गर्ग, प्रतिफ इनमार्ट के डायरेक्टर मनोज कुमार जैन, कुंवरजी ग्रुप के डायरेक्टर रवि देओरा हमारे साथ बने हुए हैं। आप सभी का स्वागत है इस शो में। और सबसे पहले अगर हम बात करें शुगर की, तो शुगर प्राइसेस पर नजरें बनी हुई हैं और मुंबई और कोलकाता में जो चीनी की कीमतें हैं वो 70 रुपए प्रति किलो के पार पहुंच गई हैं। दरअसल चीनी के इंपोर्ट का फायदा ग्राहकों को तुरंत मिल सके, इसके लिए सरकार ने चीनी के इंपोर्ट की शर्तों में बदलाव किया है। क्या है बदलाव, पहले ये समझते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता असीम मनचंदा। असीम, बताइए क्या लाइकली प्रपोजल हो सकता है, क्या है डिटेल्स? चीनी की बढ़ती कीमतों को काबू करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इससे होलसेल में चीनी की कीमतों में कमी देखने को मिली है, लेकिन रिटेल में अभी भी दाम कम नहीं हुए हैं। अगर मैं दिल्ली और मुंबई और कोलकाता की बात करूं तो दाम 70 रुपए प्रति किलो के पार पहुंच गए हैं। जो चीनी मिलों की एसोसिएशन इस्मा, उसके मुताबिक चीनी की कोई भी कमी नहीं है और होर्डिंग और स्पेकुलेशन के चलते दामों में तेजी आ रही है। राहत देने के लिए सरकार ने 10 लाख टन चीनी इंपोर्ट को भी हरी झंडी दी थी। हालांकि कुछ इंपोर्टर्स ने शिकायत की थी कि 31 अक्टूबर तक चीनी का इंपोर्ट कर पाना और उसे बेच पाना संभव नहीं है, तो इसलिए सरकार ने नियमों में कुछ ढील दी है। कहा है कि जब भी चीनी आप भारत के अंदर एंटर होगी उसके 2 महीने के अंदर आपको इसको प्रोसेस करना पड़ेगा, उसको रॉ शुगर से इसको रिफाइंड शुगर में कन्वर्ट करना पड़ेगा और 2 महीने के अंदर इसकी बिक्री करनी पड़ेगी। तो उम्मीद है कि जल्दी ही चीनी भारत के अंदर आ जाएगी और जिससे दामों में थोड़ी सी कमी आपको देखने को मिलेगी। शुक्रिया असीम ये डिटेल्स बताने के लिए। इनफैक्ट रवि, आप कैसे देखते हैं शुगर प्राइसेस को? और हमने यहाँ पर लगातार सर्च देखा है, बहुत रेयर ऐसा होता है किसी भी साइकिल में कि कंसिस्टेंट स्ट्रेंथ हम देखें। अब जिस तरीके के प्रपोजल सरकार कंसीडर कर रही है, कितनी लाइकली आपको इसके प्रोस्पेक्ट्स लग रहे हैं और कितना रिलीफ प्राइसेस को मिल सकता है, अगर आप कुछ कमेंट कर सकें। जब से जो प्राइसेस का अभी मीन्स के उछाल आया है वो अक्रॉस द ग्लोब है। आई थिंक जिस हिसाब से हमने भी बढ़ते क्रूड के चिंता की वजह से जो डाइवर्जन किया, वो भी थोड़ा बहुत यहाँ पे शुगर के लिए नेगेटिव, प्राइस के लिए पॉजिटिव, सप्लाई के लिए नेगेटिव है। साथ में अक्रॉस द ग्लोब बड़ी उछाल है, क्योंकि इस टाइम अल नीनो का सिर्फ इंडिया में नहीं, ब्राजील, इंडिया, सारे जो भी प्रोड्यूसर कंट्रीज है शुगर के, सारे जगह पे अल नीनो वार्निंग है। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में एक उछाल है वो कंटिन्यू होगा। एंड अक्रॉस द एग्री बास्केट जो कम मॉनसून की चिंता है वो अभी प्राइसेस में एक यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं। सेकंड है कि फेस्टिविटी नजदीक आ चुकी है और इस हिसाब से होलसेल एंड रिटेल दोनों डिमांड अच्छी है, तो इस हिसाब से यहाँ पे हायर प्राइस भी एब्जॉर्ब हो रही है एंड 70 रुपीज प्राइसेस मींस के रिटेल पे पहुंच चुके हैं। तो मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट जो फोकस कर रही है इम्पोर्ट की, गवर्नमेंट ने अभी छूट दे, उसको टाइम लगेगा अभी, क्योंकि मीन्स के जो भी हम ऑर्डर प्लेस करेंगे, ऑर्डर प्लेस करने के बाद वो रो शुगर इंडिया में आएगा, रो शुगर के बाद वो मीन्स के रिफाइंड शुगर में कन्वर्ट होगा। ये प्रोसेस में मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट यहाँ से 1 से 1.5 महीना मिनिमम लग सकता है। तो प्राइस अभी हायर है एंड मीन्स के हिसाब से मुझे लग रहा है कि जल्दी से कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। गवर्नमेंट थोड़ा बहुत फोकस कर रहे हैं एंड थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेशन इंडस्ट्री के साथ करके प्राइसेस को कैप करने के ट्राई कर रहे हैं। बट मुझे लग रहा है यहाँ से अभी बहुत इजाफा होने के चांसेस नहीं है, वैसे यहाँ पे गिरावट नहीं आ सकती। एंड पर्टिकुलर जो प्राइसेस है 60 के ऊपर, वो मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे सस्टेन रहने चाहिए। ओके। और वैसे भी यहाँ से फेस्टिव डिमांड का भी एक ट्रिगर रहेगा, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट प्ले करेगा। बट देखना होगा कि किस तरीके के ट्रेंड यहाँ पर प्राइसेस के रहते हैं अगर शुगर की बात करें। लेकिन अब बात कर लेते हैं राइस मार्केट की, और हमने देखा है ये पूरी ही बास्केट काफी एक्शन में रही है। हमने इक्विटीज में भी राइस स्टॉक्स में काफी अच्छा एक्शन बनते हुए देखा है और मल्टीपल फैक्टर्स जिसने तेजी को सपोर्ट किया, फिर चाहे वो एलिवेटेड ग्लोबल प्राइसेस हो, हाई डिमांड हो, टाइटर सप्लाई हो, या फिर अनइवन मॉनसून ही क्यों ना हो। हमारे साथ हैं इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट देव गर्ग। देव, नमस्कार, स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो ग्लोबल प्राइसेस से स्टार्ट करते हैं। ग्लोबल प्राइसेस में जो तेजी रही है उसके पीछे हायर डिमांड, टाइटर सप्लाई, कुछ मार्केट्स की वजह से उसने उस तेजी को सपोर्ट किया। बट आपके हिसाब से जो इंटरनेशनल प्राइस प्रेशर है, हाउ मच ऑफ दैट इंडियन प्राइसेस को फीड कर रहा है आपके हिसाब से, फिर उसका इंपैक्ट इंडियन प्राइसेस पर देखने को मिला है?
अगर हम ग्लोबल प्रोडक्शन की तरफ देखें तो इस समय आपको जैसे पता होगा कि एल नीनो की काफी चर्चा चल रही है। कई देशों के अंदर एक सुपर एल नीनो की पोजीशन की बात हो रही है और ये बताया गया है कि पिछले 100 साल में ये साल सबसे गर्म साल होगा। इसकी वजह से भारत के अंदर तो प्रोडक्शन फॉल एंटिसिपेटेड नहीं है। भारत का प्रोडक्शन तो 20 लाख टन से बढ़ने की उम्मीद है सुपर एल नीनो के बावजूद। बट अगर हम थाईलैंड, पाकिस्तान और ग्लोबल प्रोडक्शन की बात करें तो ग्लोबल राइस प्रोडक्शन 9% तक गिरने की उम्मीद है। और अगर टोटल ग्लोबल इंपोर्ट की बात करें तो 13% तक टोटल ग्लोबल इंपोर्ट के बढ़ने की बात है। इसके मानने हैं तो चावल की डिमांड अगले साल पूरे दुनिया में काफी ज्यादा रहने वाली है। और भारत एक यूनिक पोजीशन के अंदर है कि भारत के पास इस समय 270 लाख टन का सरप्लस स्टॉक है। हमारे पास बफर स्टॉक के ओवर एंड अबव 270 लाख टन का एक्सेस चावल है और जो इस साल 20 लाख टन से और बढ़ जाएगा। तो भारत एक बहुत ही मजबूत पोजीशन के अंदर है ग्लोबल मार्केट को सप्लाई देने के लिए। जहां तक इंटरनेशनल प्राइसेस की बात करें तो इंटरनेशनल प्राइसेस ईरान वॉर की वजह से काफी डिस्टर्ब हुए। अगर हम फ्रेट रेट्स की बात करें तो चारों तरफ फ्रेट रेट जो पहले $600 का हुआ करता था आज $5000 का है। इंश्योरेंस प्रीमियम्स काफी ऊपर जा चुके हैं जिसके कारण ग्लोबल प्राइसेस के ऊपर इसका असर आया है। कंटेनर्स की नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से कई देशों के अंदर चावल के रेट ऊपर जा चुके हैं। पर भारत एक ऐसी पोजीशन में है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी काफी न्यूट्रल है और हर देश के साथ भारत के लगभग शांतिप्रिय रिलेशंस है, जिसके कारण भारत ईरान को भी चावल सप्लाई दे पाता है और भी अन्य देश जिसके अंदर चावल की रिक्वायरमेंट होती है वहां पे चावल की सप्लाई जाती है। तो ये वाला साल चावल क्षेत्र के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि ये सरप्लस स्टॉक को डिस्पोज ऑफ करने का ये सबसे अच्छा मौका है कि हम जिन देशों के अंदर भारत की पेनिट्रेशन कम थी उन कंट्रीज के अंदर भी हम अपना नेटवर्क को ज्यादा रोबस्ट बनाए और अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स को डीपर उन मार्केट्स के अंदर लेके जा पाए। आज के दिन अगर हम इंटरनेशनल प्राइसेस की भी बात करें तो भारत के रेट सबसे इकोनॉमिकल है, सबसे कॉम्पिटिटिव है। जो देश जैसे पाकिस्तान का रेट एक समय भारत के आसपास आ गया था और थाईलैंड का भी रेट लगभग $5-7 भारत के आसपास आ गया था, आज वो लगभग $50 भारत से महंगा है। तो भारत की क्वालिटी भी सबसे अच्छी है, क्वांटिटी भी सबसे ज्यादा है और रेट भी सबसे कम है। इनफैक्ट देव, मैं ये आपसे पूछना भी चाहती थी कि इंडियन प्राइसेस कहाँ प्लेस्ड हैं एज कंपेयर टू थाईलैंड, वियतनाम या फिर पाकिस्तान। पाकिस्तान का आपने स्पेसिफिकली मेंशन भी किया, तो यानी ये मान के चले कि बेहतर प्रोडक्शन प्रोस्पेक्ट्स डोमेस्टिक मार्केट्स में प्लस इंडिया की कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग एक एज लेंड करती है और शायद ये हेल्प करेगी मार्केट शेयर गेन करने में ओवरसीज मार्केट में। अगर आप इसको डाटा को देखें कि सुपर एल नीनो के बावजूद हमारा प्रोडक्शन एक्सपेक्टेड है कि पिछले साल से ज्यादा होगा, ये इटसेल्फ शो करता है कि भारत का जो एग्रीकल्चर सेक्टर कितना रोबस्ट है। इसके एक वजह से हमारे जो संगठन है भारतीय चावल निर्यातक संघ IREF और गवर्नमेंट ने और वेरियस स्टेक होल्डर्स ने 26 ऐसी मार्केट्स आइडेंटिफाई करी है जहां पर भारत के जो कॉम्पिटिटर है उनका काफी भारी मार्केट शेयर है। इसका मतलब कि 26 मार्केट्स के अंदर भारत का मार्केट पोटेंशियल लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट पोटेंशियल है। तो इस साल जो भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस BIRC 23 से 25 अक्टूबर 2026 को भारत मंडपम में होने जा रहा है, वहां पे लगभग 130 देशों के लोग वहां पे इकट्ठे होंगे, जहां पे भारत का इन 26 मार्केट्स के अंदर और मार्केट शेयर को बढ़ाने की कोशिश करी जा रही है। ये एक बहुत अच्छा टाइम है इन मार्केट्स के अंदर मार्केट शेयर को इंक्रीज करने का, क्योंकि थाईलैंड और पाकिस्तान इस समय बैकफुट के ऊपर है। पाकिस्तान के अपने इंटरनल क्राइसिस भी काफी ज्यादा है और उनके पास एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी अच्छा अवेलेबल नहीं है, जिसके कारण जब भी कोई ड्रॉट जैसी या मॉनसून शॉर्टफॉल होता है तो उनकी प्रोडक्शन काफी हिट हो जाती है। हमने देखा पाकिस्तान में फूड क्राइसिस, अपना खुद का फूड क्राइसिस चल रहा है। तो पाकिस्तान इस साल एक बहुत मेजर प्लेयर नहीं होगा राइस एक्सपोर्ट सेक्टर के अंदर। और सिमिलरली थाईलैंड में अलग अलग तरीके के स्ट्रेसेस है। तो भारत के लिए एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम अपना मार्केट शेयर, अपना जो एक्सपोर्ट है वो 22 मिलियन टन से 30 मिलियन टन तक इस साल लेके जा पाए। ओके, अच्छा, ग्लोबल पर्सपेक्टिव से एक और सवाल आपसे, और वो ये कि कौन से वो मार्केट्स हैं या ओवरसीज बायर्स हैं जहां पर स्ट्रॉन्गेस्ट डिमांड इंडियन राइस की देखने को मिल रही है, और प्लस जैसे आपने कहा कि बेहतर मौका है प्राइसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम ऐसे मार्केट्स में भी एक्सपैंड कर सके जहां प्रेजेंस उतनी नहीं है। वो कौन से लाइकली मार्केट्स हो सकते हैं आपके हिसाब से?
अगर हम करंटली बात करें तो लगभग भारत का 75% बासमती राइस मिडिल ईस्ट जाता है। जो नंबर 1 पे हमारा इंपोर्टर है सऊदी अरेबिया, नंबर 2 पे ईरान, नंबर 3 पे यूएई, नंबर 4 पे इराक और नंबर 5 पे यमन। तो जो 5 इंडिया के टॉप बासमती राइस परचेजर है सब वो मिडिल ईस्ट के अंदर है। तो आज के दिन बहुत जरूरी है कि हम अपने मार्केट को काफी डाइवर्सिफाई करें और अदर कंट्रीज के अंदर जाए। इस लिस्ट के अंदर सबसे ऊपर नाम आज के दिन आता है फिलीपींस का। फिलीपींस की मार्केट लगभग 1.5 से 2 मिलियन टन राइस हर साल का इंपोर्ट करती है, जिसमें भारत का मार्केट शेयर केवल 4% है। तो इस मार्केट में सबसे ज्यादा पोटेंशियल है मार्केट शेयर ग्रो करने का। इसके कंपैरिजन में अगर हम बात करें जापान में भी साल का 5 से 6 लाख टन चावल इंपोर्ट होता है, पर हमारा मार्केट शेयर काफी कम है जापान के अंदर। 10% से भी कम भारत का मार्केट शेयर है, जिसको बढ़ाया जा सकता है आने वाले समय के अंदर। कुछ मार्केट्स के अंदर तो हम डोमिनेंट है, पर यूएस मार्केट में दो भारत एक डोमिनेंट प्लेयर है। लगभग 37% मार्केट शेयर भारत का है, पर ये मार्केट शेयर को इजीली हम 75% के ऊपर लेके जा सकते हैं और यूएस मार्केट को डोमिनेट कर सकते हैं। तो ये कुछ मार्केट्स है जहां पे काफी स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है और जल्दी हमारी फेडरेशन वो 26 मार्केट्स की लिस्ट रिलीज करेगी जो बीआईआरसी में, जिसमें एक आउटरीच करा जाएगा मार्केट डाइवर्सिफिकेशन की तरफ। ओके ओके देव, एक फाइनल सवाल, इंडियन मार्केट्स में प्राइसेस पास्ट फ्यू वीक्स में कैसे मूव हुए हैं और प्राइसेस कैसे रह सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड यहां से डोमेस्टिक मार्केट्स में? अगर हम प्राइसेस की बात करें तो बासमती राइस के प्राइसेस जब से ईरान वॉर स्टार्ट हुई थी तो बासमती के प्राइसेस एकदम से हिट हुए थे और गिरे थे मार्केट के अंदर। अगर हम बात करें तो एक साल में काफी लो पॉइंट के ऊपर आ गए थे, पर जैसे हमने देखा कि चावल एक्सपोर्ट करने के ऑल्टरनेटिव रूट्स ढूंढे गए और अलग अलग पोर्ट्स के थ्रू ये सप्लाई को कंटिन्यू कराया गया, तो आज हम अगर प्राइसेस की बात करें तो वो प्री वॉर लेवल से भी ऊपर आ चुके हैं। तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि इन स्पाइट ऑफ वॉर हमारा चावल का जो निर्यात है वो काफी भारी मात्रा में सक्सेसफुली चल रहा है। जहां तक हम नॉन बासमती राइस की बात करें तो नॉन बासमती राइस के प्राइसेस मोर और लेस स्टेबल रहे हैं पिछले मार्केट में। लगभग 28, 29, साढ़े 29 रुपए का होलसेल मार्केट में IR64 का आज के दिन रेट है, जो पिछले एक साल से पिछले 6 महीने से लगभग इसी रेंज के अंदर वो रेट चल रहा है। पर क्योंकि हमारे पास इतना सरप्लस स्टॉक है और ग्लोबल डिमांड भी बहुत ज्यादा है, ये दोनों कॉम्बिनेशन की वजह से मार्केट में प्राइस स्टेबिलिटी है। तो आने वाले समय में भी ये प्राइस स्टेबिलिटी बहुत कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाता है एक्सपोर्ट इकोसिस्टम को ग्रो करने के लिए, क्योंकि स्टेबिलिटी के अंदर ही बिजनेस ग्रो कर पाता है। और हाई वॉलिटिलिटी पीरियड में हमने देखा है कि सब एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स स्ट्रेस के अंदर रहते हैं। तो हर पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर द इंटायर राइस सेक्टर। ओके, फेयर एनफ। ओके, वेल थैंक यू देव आने के लिए शो में और हर पर्सपेक्टिव से अपने व्यूज देने के लिए, समझाने के लिए क्या सिचुएशन है या क्या लाइकली पॉसिबिलिटीज राइस मार्केट के लिए ओवरसीज बाजार में हो सकती है। थैंक यू सो मच। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं यहाँ पर, ब्रेक के उस पर फोकस करेंगे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज पर। मनोज कुमार जैन, रवि देवरा हमारे साथ बने हुए हैं, कल वापस आते हैं स्ट्रैटेजीज की। मनोज कुमार जैन, रवि देवरा हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज जी नमस्कार, बताएं पहले तो आपकी ट्रेडिंग कॉल्स। नमस्कार दीपाली जी, यहाँ पे जिंक में हम देख रहे हैं कि एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है और सितंबर कॉन्ट्रैक्ट 400 के स्तर के ऊपर बना हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा डिप में बाय की सलाह रहेगी। 404 के स्तर पर जिंक का सितंबर वायदा बाय करना है, स्टॉप लॉस 400 के नीचे का रखना है, लक्ष्य 410 के रहेंगे। साथ ही यहाँ पे एग्री कमोडिटीज में हम देख रहे हैं कि कॉटन सीड ऑयल केक में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। कॉन्ट्रैक्ट अब यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ओवरसोल्ड जोन में आता हुआ नजर आ रहा है। तो 3230 के स्तर पर कॉटन सीड ऑयल के सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में बाय करने की सलाह रहेगी। 3180 का स्टॉप लॉस रखना है, लक्ष्य 3300 तक के रखे जा सकते। ओके रवि, आपकी रिकमेंडेशंस क्या होंगी? जैसे जिंक में बाइंग की रिकमेंडेशन हो गया। आई थिंक यहाँ पे लगातार मोमेंटम में अपसाइड के बने हुए। करंट कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो यहाँ पे 415 के स्टॉप लॉस के साथ बाय किया जा सकता है। 421 का टारगेट होगा एंड ये स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ बाय करें। मुझे लग रहा है ये शॉर्ट कवरिंग आगे बढ़ सकता है एंड लगातार यहाँ पे एक आउट परफॉर्मेंस का स्टेंस दिख रहा है। सेकंड जो रिकमेंडेशन है वो एग्री बास्केट से होगी। आज थोड़ा एग्री बास्केट में प्रॉफिट बुकिंग था, बट लो लेवल से अच्छे चांसेस दिख रहे हैं। यहाँ पे गुआर सीट पे फोकस करें, 6220 के करीब मिले बाय करें, स्टॉप लॉस 6150 का लगा एंड जो टारगेट है वो 6350 तक आते हुए दिख सकते हैं। तो आज जो भी करेक्शन आया है उसमें गुआर सीट में बाय करना है। और सेकंड एग्री पिक यहाँ पे जिस हिसाब से मोमेंटम है कैस्टर, यहाँ पे काफी अच्छी सस्टेनेबिलिटी है एंड क्रॉप पे काफी यहाँ पे कम आ सकता है इस टाइम एंड 7300 के नजदीक मिले बाय करें
स्टॉप लॉस लगा सकते हैं अराउंड 7258 का, एंड जो टारगेट है वो 7450 तक आते हुए दिख सकते हैं। तो गोवा सीड एंड कैस्टर सीड एग्री बास्केट से एंड जिंक नॉन एग्री बास्केट से बाय करने की रिकमेंडेशन रहेगी। ओके, अच्छा मनोज जी, सोने चांदी पर क्या राय है? गोल्ड हमने देखा अपने 3 मंथ्स के हाईस पर पहुंचा और उसके बाद वापस से थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। क्या व्यू है करंट लेवल से गोल्ड सिल्वर दोनों पर? थोड़ा सा कूल ऑफ देखने को मिल रहा है। मार्केट थोड़ा कॉशियस है क्योंकि यहाँ पे जैक्सन होल सिंपोजियम में यूएस फेड चेयरमैन की स्पीच इस सप्ताह होना है, लेकिन ब्रॉडर जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव ही है गोल्ड एंड सिल्वर का। अगर कोई करेक्शन आएगा तो वो एक अपॉर्चुनिटी रहेगी बाइंग के लिहाज से। हमारा मानना है कि 1,62,000 से 1,61,000 का अगर रेंज मिलता है गोल्ड में तो वो फ्रेश बाइंग के लिहाज से फिर बेहतर जो है लेवल्स होंगे। 1,59,800 के नीचे का स्टॉप लॉस वहां रखना चाहिए 1,65,000 के लक्ष्य के लिए। सिल्वर में भी हमारा मानना है कि यहाँ पे 2,40,000 जो है सितंबर कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होंगे। तो अगर वहां पे कीमतें आती है तो वहां भी बाय किया जा सकता है 2,37,000 के नीचे के स्टॉप लॉस से। ऊपर में 2,46,000 तक के लक्ष्य जो है सिल्वर में भी रखे जा सकते हैं। अच्छा रवि, टर्मरिक पर क्या राय है? जो ये करेक्शन देखने को मिल रही है 5% के आसपास की, कैसे देख रहे हैं आप इसे और क्या व्यू है करंट लेवल से? जब से काफी इम्बेलेंस था स्पॉट मार्केट एंड फ्यूचर मार्केट के बिटवीन, वो थोड़ा ईज हुआ है एंड यहाँ पे जो बड़ा गैप था वो गैप क्लोज हुआ है। तो आई थिंक काफी टाइम से मार्केट को इंतजार था, साथ में थोड़ा बहुत स्पेल पे अच्छा रहा है। अभी बारिश का हिसाब से थोड़ा बहुत मार्केट है वो ओवरबॉट लेवल से आज ईज हुआ है, बट मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे 20,000 के नीचे सस्टेनेबिलिटी है। शायद कल मॉर्निंग में ओपन होके मीन्स के आज क्योंकि 6% की सर्किट लगी, तो एक बार कल मॉर्निंग में 2-2.5% की अगर गिरावट मिले एंड अगर 20,000 के नीचे कोई भी प्राइस मिले तो कॉन्ट्रा व्यू लेके बाय करें। जब तक ये 19,640 का लेवल ब्रेक नहीं करता, यहाँ पे ट्रेंड पॉजिटिव बना रहेगा और एक रिकवरी पे आ सकती है। इतनी शार्प नहीं आएगी थोड़ी, क्योंकि मार्केट को काफी टाइम से ये जो मीन्स के कॉन्ट्रैक्ट्स एंड साथ में स्पॉट, इसमें जो डिफरेंस चल रहा था, तो आज इस हुआ है हिसाब से एक आध दिन थोड़ा नर्वसनेस होगा, पर फिर से 21,000 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। तो गिरावट में मेरे हिसाब से बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए। ओके, तो ये रही आपके लिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। थैंक यू रवि मनोज जी आने के लिए शो में और सभी स्ट्रैटेजीज पर अपने कमेंट्स शेयर करने के लिए। इसी के साथ कमोडिटी 360 डिग्री में इतना ही। ब्रेक उस पर भी खबरें जा रही हैं CNBC आवाज पर। नमस्कार।